हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर्स जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। यानी जो मुगल साम्राज्य था उसमें कौन कौन से राजा आए और उनका क्रम क्या था। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो है भाजसा, यानी कि बी जैसे भाजपा होती है ऐसे ही बादशाह। ये इनके राजाओं के एक क्रम से याद करने की एक ट्रिक है। तो क्या BHAJSA, ये बादशाह। बी से क्या होगा? बाबर, यानी कि सबसे पहले कौन आए थे? बाबर आए थे। क्लियर? इसके बाद कौन आए? हुमायूं आए। और उसके बाद आए थे अकबर। देन उसके बाद जहांगीर आए। उसके बाद शाहजहां आए। और देन लास्ट में कौन आए थे? औरंगजेब। कौन आए? औरंगजेब। तो ये हो गई इनको याद करने की एक ट्रिक। यानी कि इससे आप इनके जो क्रम है इनका कि पहले कौन आए, पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, उसके बाद अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए। तो इनका ये क्रम है जिससे आप जल्दी भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो वापस अपने पॉइंट में आते हैं। आज का पहला पॉइंट है 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी जब 16वीं सदी चल रही थी तो उसके टाइम में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग या पूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मॉस्को के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी कि जो दिल्ली का लाल किला है यह मुगल बादशाहों के टाइम का है, तो वहीं से ही जो प्रधानमंत्री है वे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हैं राष्ट्र को। क्लियर? अब नेक्स्ट ये हमारा लाल किला, यहाँ से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मुगल कौन थे, यानी मुगल थे कौन। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ये माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। यानी ये माता और पिता जी मुगल शासक थे, ये माता की तरफ से चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की तरफ से तैमूर वंश के वंशज थे। क्लियर? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मुगल बादशाह थे ये माता की तरफ से किसके उत्तराधिकारी थे और पिता की तरफ से किसके उत्तराधिकारी थे। यानी कि किसके वंशज थे और माता की तरफ से किसके वंशज थे। तो ये माता की तरफ से चंगेज खां के वंशज थे और पिता की तरफ से तैमूर खान के वंशज थे। क्लियर? तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उनके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उनके वंशज थे। क्लियर? अब मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। यानी जो मुगल थे ये चंगेज के वंशज होने से इनको थोड़ा ठीक नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि ये चंगेज कहलाना पसंद नहीं करते थे और ये तैमूर के वंशज होने पर ये गर्व करते थे और
ये जो चंगेज खान थे इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे तैमूर के वंशज कहलाते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, इसलिए ये तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्लियर। अब ये एक फिगर दिया है जिसमें बता रहे हैं कि तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो कि 1702 से 1712 के मध्य का है। मध्य में तैमूर है, यानी ये जो बैठे हैं ये हमारे तैमूर हैं, ये तैमूर है, और उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह बैठा है। ये मीरन शाह है जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था, यानी बाबर के पहले भी जो शासक थे वे तैमूर थे, तो उनको इसमें बताया गया है कि तैमूर का पुत्र मीरन शाह था, और उसके बाद अबूशेर था। तैमूर की बाईं ओर ये सुल्तान मोहम्मद मिर्जा था जो बाबर का परदादा था, और उमर शेख बाबर के पिता थे। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है जो बाबर थे उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था उमर शेख। क्लियर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे उमर शेख उनके पिता थे। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे ये और चौथे, तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उसके दाई और इसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब बैठे। यानी कि ये पूरा एक मुगल काल को दिखा रहा है कि कौन कौन से राजा उस टाइम आए थे। इनको डिटेल में आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। यानी कि जब बाबर ने फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तब इनकी मात्र उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। यानी इतनी छोटी अवस्था में इन्होंने राज्यों का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। क्लियर। नेक्स्ट, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और और जो हमारे बाबर थे, इनके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद इन्होंने और भी युद्ध किए थे, जैसे इन्होंने एक युद्ध किया था, एक तो 1526 में हो गया, 1526, एक हो गया 1527, एक 1528, एक 1529 और एक 1530। तो 1526 में उन्होंने क्या किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। क्लियर। अब उसके बाद 1527 में आता है खानवा का युद्ध, और ये युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अब 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। किसका, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, यह बाबर और मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय। यानी इन सब युद्धों में बाबर कॉमन थे, बाबर के साथ इन्होंने युद्ध करे थे। अब 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था।
किसके इसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच, अफगानों के बीच। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और इन्हें दफनाया कहाँ गया था? इन्हें दफनाया गया था काबुल में। कहाँ पे? काबुल में इन्हें दफनाया गया था। क्लियर? आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर ने 1526 में पहले पानी पिया, फिर 1527 में खाना खाया, देन उसके बाद 1528 में चादर ओढ़ी और 1529 में घाघरा पहन के सो गया। 1530 में सो गया, यानी 1526 में उसने पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में उसने चादर ओढ़ी और 29 में घाघरा पहन के 1530 में सो गया। क्लियर? ये आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा था 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया गया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया गया। अब 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ, यानी कि इस टाइम तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोप और गोलाबारी किस युद्ध में पहली बार स्टार्ट हुई थी? किस युद्ध में पहली बार स्टार्ट हुई थी? तो आप बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में स्टार्ट हुई थी। क्लियर? इसी में जो ये तोपें और गोलाबारी चलाई जाती थी, तो यहाँ पे तुगलमा पद्धति, यानी कि यहाँ पे किस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस युद्ध में तुगलमा पद्धति अपनाई गई थी? तो वह किस युद्ध में अपनाई गई थी? बाबर के टाइम में अपनाई गई थी। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। यानी कि जो तुगलमा पद्धति क्या होती है, ये यह होती थी कि 15-16 किलोमीटर का फासला होता था इस युद्ध में। जब युद्ध होता था तो 15 से 16 किलोमीटर तक दूरी बीच में गैप होती थी, इसे हम कहते थे तुगलमा पद्धति। क्लियर? क्लियर? और एक पॉइंट और है कि जो बाबर थे, यानी जो बाबर थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? उज्बेक कहते थे। क्या कहते थे? अपने आप को उज्बेक कहते थे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, ये पूरा चार्ट है एक मुगल सम्राट का कि पहले कौन से आए, तो उनकी प्रमुख अभियान और घटनाएं कौन कौन सी थी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आया था हमारे बाबर का टाइम पीरियड क्या था? 1526 से 1530 तक। ठीक है। फिर 1526 में उन्हें पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगानों को समर्थकों को हराया था। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। किसने? बाबर ने। अब नेक्स्ट है, अब उसके बाद आते हैं हमारे हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था? 1530 तक, ये 1540 तक आए। फिर उसके बाद 40 से 1555 तक ये नहीं रहे। फिर दोबारा ये आए 1555 से 1556 में, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान, यानी कि जो हुमायूं था उनका भाई था मिर्जा कामरान, इनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। यानी कि इन दोनों युद्धों में इन्होंने हुमायूं ने हराया था। क्लियर? किसने? शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। क्लियर? इसके बाद जो हमारा ये कन्नौज का युद्ध था, इसे हम कन्नौज के युद्ध के साथ साथ बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध
कहते हैं। कब हुआ था? 1540 में कन्नौज में। क्लियर? ठीक है। इसमें इन सब में शेर खान थे, यानी कि आगे चलकर इनका नाम हुआ था शेर शाह, जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था। सॉरी। फिर इसके बाद आए हमारे अकबर। अकबर 1556 से 1605 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बने थे, यानी कि ये सम्राट कब बने थे? 13 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष में अकबर सम्राट बन गए थे, तो आप बताएंगे 13 वर्ष में। क्लियर? अब 1556 और 1570 के मध्य अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। क्लियर? 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा इसने कर लिया था। क्लियर? यानी कि जो अकबर थे इन्होंने 1556 में डेट थी, अगर डेट पूछा जाए तो 5 नवंबर 1556 में इन्होंने पानीपत का सेकंड युद्ध यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था, यानी बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। तो यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था हेमू और बैरम खान। क्लियर? अब इसके बाद उसने ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है 1570 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए थे, जिन्हें 1589-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और भी जटिल कर दिया था। क्लियर? यानी कि जो मिर्जा हाकिम थे, इन लोगों ने इसको और भी कठिन बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, यानी कि जो अकबर के पुत्र थे सलीम, इनके द्वारा ये विद्रोह लड़खड़ा गए। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। यानी कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सलीम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आते हमारे जहांगीर। तो जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था? 1605 से 1627 तक। ठीक है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। इन्होंने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि जो शाहजहां थे, इन्हें पहले खुर्रम कहा जाता था। क्लियर? ठीक है। तो ये जहांगीर के बेटे थे। तो राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने इन्होंने विद्रोह किया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। यानी कि जो इनकी पत्नी थी नूरजहां, इन्होंने शाहजहां को, जो इनका बेटा था, उसे धकेलने का प्रयास किया था, जो कि असफल रहे थे। अब इसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा होने लगा, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। यानी कि इन सब युद्ध में जो झगड़ा हुआ था, युद्ध नहीं यानी झगड़ा जो हुआ था इनके पुत्रों के बीच, उसमें औरंगजेब जीत गए थे और
जो उनके दारा सिकों समेत उनके जो भाई थे वे सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो औरंगजेब जीते थे उनके बारे में पढ़ते हैं कि औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 तक था। 1663 में उत्तर पूर्वी में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उससे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। किसे? अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। अंततः वह सफायुद्ध ईरान भाग गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापमार पद्धति का उपयोग कर रहे थे इनके विरुद्ध अभियान प्रबंध स्वयं कर दिया और उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। क्लियर। ये हमारा हो गया जितने मुगल काल के जो राजा थे, मुगल बादशाह थे, उनके टाइम पीरियड और क्या क्या उन्होंने किए। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराधिकार की मुगल अब बात करते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। पहले बात करेंगे राजपूत के साथ मुगलों की शादी, यानी कि जो मुगलों की शादी होती थी ये राजपूतों के साथ भी हो जाती थी। जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर जो कि जयपुर में है, इनके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री रही थी। क्लियर। अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। राजपूत इसका सबसे अच्छा उदाहरण रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा मनसबदार और जागीरदार। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों और भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो थे वे मनसबदार कहलाते थे, यानी जो मुगलों की सेवा में नौकरशाह बनते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, तो उन्हें क्या कहते थे? मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। इसके तहत किसके? मनसबदार के तहत। नेक्स्ट, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। यानी पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था इक्ता क्या थे, तो इक्ता के तरीके ये भी था, लेकिन मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। केवल उनके पास इतना अधिकार था कि वे जागीरों से टैक्स वसूल कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। क्लियर। अब इस बात करते हैं जब्त और जमींदार की, यानी समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, यानी कि जो गांव के नॉर्मल मुखिया हों और चाहे वे शक्तिशाली क्या हो, सरदार हो। मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग किया करते थे, यानी चाहे वो मुखिया हो चाहे वो सरदार हो शक्तिशाली, मुगल जो थे वे केवल एक शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। क्लियर। अब
नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 10 साल 1570 से 1580 के कला विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। किसने? इनके राजस्व मंत्री थे अकबर के, जिन्हें कहा जाता है टोडर मल, जिन्हें कहा जाता है टोडर मल, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब बात करते हैं कि अकबर के जो 9 रत्न थे वे कौन कौन थे। तो अकबर के 9 रत्न, आइए देखते हैं इनके 9 रत्न कौन कौन से थे। तो सबसे पहले थे बीरबल, बीरबल। फिर उसके बाद थे अबुल फजल, अबुल फजल थे। फिर उसके अबुल फजल, इसके बाद जो थे वे थे अबुल फजल के भाई। तो अबुल फजल के भाई थे। इसके बाद टोडरमल, जो कि वित्त मंत्री थे यानी राजस्व मंत्री थे, टोडरमल। इसके बाद भारमल के पुत्र भगवान दास, तो आप लिख सकते हैं भगवान दास थे, जो कि मनसबदार कहे जाते थे। और कौन थे? मान सिंह थे, मान सिंह थे, ठीक है, ये भारमल के पोते थे। क्लियर? और कौन से थे? और थे तानसेन, जिन्हें संगीत का राजा कहा जाता है, ये सबसे बड़े संगीतकार थे। क्लियर? और इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, और लास्ट में कौन थे? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के कार्यकाल में, यानी जब अकबर का कार्यकाल चल रहा था तो ये अकबर के टाइम 9 रत्न थे। क्लियर? तो नेक्स्ट हो गया यहाँ तक। इसके बाद इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, यानी कि जो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी उसे हम जब्त कहते थे। ऐसा नहीं अक्षर गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाता था। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को के स्थायित्व को चुनौती दी थी। अब बात करते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी की। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, जो इनके दरबार 9 रत्नों में से एक थे, इन्हें अकबर ने आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल, तो इसीलिए अबुल फजल को कहा जाता है कि अकबर का इतिहास किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। क्लियर? अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, यानी कि ये 3 पार्ट में लिखा, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। 3 पार्ट में, पहला पार्ट में क्या इन्होंने लिखा था? अकबर के पूर्वजों का बयान लिखा था। दूसरे पार्ट में अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा था, यानी जो घटनाएं हुई थी अकबर के टाइम वो लिखा था। और तीसरे पार्ट में आईने अकबरी इन्होंने लिखा था। आईने अकबरी में क्या था? इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। और आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम था विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। क्लियर? तो ये आपको दिखाएगा अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। क्लियर? नेक्स्ट हमारी अकबर की नीतियाँ। सॉरी, अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी कहा जाता था। क्लियर? अब बात करते हैं जहांगीर के दरबार में जो नूरजहां थी,
उनका क्या प्रभाव हुआ था? मेहरू निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, यानी कि जहांगीर की पत्नी कौन थी? मेहरू निशा। तो 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरू निशा को ही नूरजहां का खिताब मिला था। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर यानी नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है, यानी कि जो दिया गया है ये नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। चौकोर मोहर बताती हैं कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, यानी कि इसमें ऐसा लिखा था। अब बात करते हैं मतांधा। ये होता क्या मतांधा? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? मतांधा। 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ने लगी थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरूदस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की थी। ये चर्चाएं कहाँ होती थी? इबादत खाना में हुआ करती थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधा पर बल देता, आपको बताया था हमने, जो मतांधा पर बल देते वे अक्सर कट्टर। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए थे। क्लियर? हम नेक्स्ट, अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था, यानी कि सुलह कुल था, इसको जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। यानी किसने किसने अपनाया था? एक अकबर ने अपनाया था और जहांगीर ने और शाहजहां ने अपनाया था। अब ये सुलह कुल का एक वर्णन दिया गया है, ठीक है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। यानी कि जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो उस टाइम प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के कारण आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 थे, यानी कि जिसे उच्च पद प्राप्त है, उच्च से भी उच्चतम पद प्राप्त था, उनकी संख्या कितनी थी? 445 थी। कितने? 8000 में 445 केवल इनकी संख्या थी। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसी अर्थव्यवस्था में शिल्पकारों को समूह, व्यापारी और महाजन लाभ उठाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल किसान थे, जो गरीब थे, वे मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे, लेकिन जो ऐसी अर्थव्यवस्था यहाँ पे चल रही थी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ धनी किसान, शिल्पकारों समूह और जो बड़े बड़े व्यापारी थे वे इसका लाभ उठाते रहते थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे, यानी कि जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता घटती गई यानी पतन की ओर जाती गई वैसे वैसे इन क्षेत्रों में जो सम्राट के सेवक थे वे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। अब लास्ट, राजा और रानियां। 16वीं शताब्दी में जब हमारी 16वीं सेंचुरी चल रही थी तो इस टाइम मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे, यानी कि जब मुगल काल चल रहा था तो उस टाइम विश्व में जो संसार में अलग कई महान राजा रानियां आए थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान जो कि 1520 से 1566 में शामिल हैं, यानी कि जो इनमें से ऑटोमान थे वे तुर्की से सुल्तान सुलेमान में शामिल थे। उसके राज में ऑटोमान राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। सुलेमान ने ऑटोमन ने नौसेना का पुनर्गठन किया था। पूर्वी भूमध्य सागरों के इलाकों पर नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन
के साथ प्रतिस्पर्धा हुई थी। अरब सागर में इस नौसेना पुर्तगालियों को चुनौती दी गई थी और सम्राट को अल कानूनी क्या था, विधि निर्माता, यानी कि जो कानून का निर्माता हो, जो कानून को बनाता हो, इसका खिताब दिया गया था, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट, अकबर के अन्य समकालीन शासकों में बारे में पता लगाएं तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, जिनका टाइम पीरियड था 1558 से 1603 तक, और कौन थे, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, जिसका टाइम पीरियड 1528 से 1629 था, और इससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसलिविच, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1530 से 1584 तक, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात था, यानी कि जो इवान दी टेरिबल नाम से प्रसिद्ध था। क्लियर। तो ये अकबर के समकालीन जो कुछ राजा थे जो कि विश्व में अपना नाम बता रहे थे। क्लियर। तो ये हो गए हमारे राजा रानियां। जब मुगल काल चल रहा था तो इनके कार्यकाल के टाइम विश्व में भी अनेक राजा रानी हुआ करते थे। क्लियर। तो ये हो गई आज की वीडियो। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।